नमस्कार। आर्थिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो हम सभी उपभोक्ताओं पर, जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो हम पर लागू होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है। चलिए शुरुआत करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से। अंग्रेजी में यह नियम क्या है, इसको समझते हैं कुछ उदाहरणों से। हमें भूख लगी है तो मन करता है कि रोटी खाएं, और जब रोटी खाते हैं तो एक रोटी जब हम खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और भूख का स्तर थोड़ा कम होता है, यानी काफी आनंद आता है। दूसरी रोटी खाते हैं, आनंद आता है। तीसरी रोटी खाते हैं, आनंद आता है, लेकिन लगता है कि अब रोटी के लिए जरूरत कम हो गई है। इसी प्रकार से आगे रोटियों का उपभोग करते हैं और स्तर के बाद रुक जाते हैं। इसी प्रकार से प्यास लगी हो और पानी पी रहे हो, पहला गिलास पानी का पीते हैं, बहुत ज्यादा आनंद आता है, बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। पानी का अगला गिलास पीने पर संतुष्टि थोड़ा कम होती है और अगला गिलास पीने पर मिलने वाली संतुष्टि जो पहले गिलास से मिली थी उसके मुकाबले दूसरे गिलास में कुछ कम, फिर तीसरे में और कम, और संतुष्टि का स्तर धीरे धीरे कम होता है। तो इसी प्रकार से हम नियमित जिंदगी में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, और वस्तुओं के प्रयोग के दौरान हमें, जब हम किसी वस्तु की पहली इकाई का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद अगली इकाई के प्रयोग में हमें जो संतुष्टि का स्तर है वह कम मिलता है। इस बारे में सबसे पहले सोचा एक ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने। उन्होंने महसूस किया कि जो जो हम किसी समय पर किसी वस्तु की एक से ज्यादा इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो बाद वाली वस्तु से हमको उपयोगिता कम मिलती है। बाद में प्रोफेसर जोएंस और प्रोफेसर मार्शल ने इसको और आगे बढ़ाया, इसका विकास किया। हम बात कर रहे हैं उपभोग के एक सार्वभौमिक नियम की। हम उपभोक्ता के व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो जिस नियम की हम बात कर रहे हैं वह नियम उपभोक्ता के व्यवहार का सार्वभौमिक नियम है और संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम है। अर्थात यह नियम हर उस जगह पर उसी प्रकार से लागू होगा जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह लागू होता है। लेकिन मूलभूत अंतर यहाँ पर एक और मैं आपको बताऊं कि जो न्यूटन का नियम है वह गुरुत्वाकर्षण का नियम वैज्ञानिक नियम है, और जो हम इस नियम की बात करते हैं यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात कर रहे हैं, यह आर्थिक नियम है। दोनों नियमों में थोड़ा अंतर होता है, और वह अंतर होता है कि वैज्ञानिक नियम सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं, जबकि आर्थिक नियमों में कुछ इफ एंड बट यानी कुछ मान्यताएं या कुछ चीजें पहले ही माननी पड़ती हैं, उसके बाद नियम लागू होते हैं। चलिए बात करते हैं इस नियम की। यह नियम कहता है कि किसी समय विशेष पर यदि हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं अर्थात प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रत्येक बाद वाली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएगी, यानी कम होती चली जाएगी। अब इस नियम के अनुसार जैसे मैं संतरे का उपभोग कर रहा हूं, यानी मुझे संतरे खाने की इच्छा हो रही है और मैंने संतरे खरीदे और संतरे का मैंने प्रयोग किया। तो चूंकि मेरी इच्छा है, तीव्र इच्छा है संतरे खाने की, पहला संतरा जब हम खाएंगे तो उससे काफी संतुष्टि मिलेगी। और आपने खुद भी अनुभव किया होगा, कितनी बार अपने वस्तुओं को प्रयोग किया होगा, खाया होगा, तो उस समय आप स्वयं महसूस कीजिए दूसरा संतरा जैसे मैं खाऊंगा तो उसके लिए मेरी चाहत भी उतनी थोड़ी कम होगी और संतुष्टि का स्तर भी थोड़ा कम होगा। अर्थात उससे मिलने वाली उपयोगिता या तुष्ट गुण मुझे थोड़ा कम महसूस होगा, कम मिलेगा। एक और संतरा खाने पर शायद थोड़ा और कम होगा और
और एक संतरा खाने पे ये और घटता चला जाएगा। यह नियम अब रेखाचित्र, सारणी और उसकी पूरी विश्लेषण के साथ समझते हैं। क्या है नियम? नियम है जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। क्या घटती जाती है? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता जैसे मैंने पिछले उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से के प्रयोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है वह होती है सीमांत उपयोगिता। अर्थात साधारण शब्दों में किसी वस्तु की आखिरी इकाई से के प्रयोग से जो हमें संतुष्टि मिल रही है, जो तुष्ट गुण मिल रहा है, वह है सीमांत उपयोगिता। सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त या कह लीजिए आखिरी। तो उस आखिरी वाली इकाई से जो हमको उपयोगिता मिल रही है सीमांत उपयोगिता है। तो चूंकि अगर हम एक इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो वही आखिरी है, और दो इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरी आखिरी है, और अगर तीन इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो तीसरी इकाई आखिरी है। तो इसको हम एक उदाहरण की सहायता से यहां पर समझते हैं। अब फिर मैं आपको याद दिला दूं कि चूंकि यह आर्थिक नियम है और आर्थिक नियमों में कुछ मान्यताएं होती हैं तब वो नियम लागू होते हैं। तो यानी इस नियम के लागू होने के लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है उपभोक्ता विवेकशील आर्थिक व्यक्ति है, अर्थात उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। वो अपनी जो संसाधन है उनको खर्च करना जानता है और साथ साथ में उसको आर्थिक रूप से वह अपने निर्णय लेने में सक्षम है। दूसरा, उपयोगिता मापनीय है तथा इसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। यानी उपयोगिता मापनीय है। मार्शल ने इसको यूटिल में मापा और इसकी इकाई यूटिल, और इसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। अर्थात संतरे की पहली इकाई से हमें यदि 10 यूटिल उपयोगिता मिल रही है तो उसकी कीमत के सापेक्ष हम उस उपयोगिता को मुद्रा में माप सकते हैं। तीसरा, उपभोग की इकाइयां आकार, गुण, रंग आदि में समान है। अर्थात जिन भी इकाइयों का यानी जिस भी वस्तु की अलग अलग इकाइयों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सभी इकाइयां रंग में, आकार में, गुण में समान है। अब पहला संतरा यदि मीठा है और उसका रंग संतरी यानी लाल अच्छा है, पका हुआ है, तो दूसरा भी ऐसा ही होना चाहिए। और पहला संतरा यदि मीठा है तो दूसरा भी मीठा हो, यानी सभी इकाइयां समान हो। कोई हरा, कोई संतरी कलर का ना हो, कोई मीठा, कोई खट्टा ना हो। अब जब एक जैसी सारी इकाइयां होंगी तब यह नियम लागू होगा। तीसरा है उपभोग लगातार हो रहा है, अर्थात उपभोग की अवधि में अंतर नहीं होना चाहिए। अब एक संतरा सुबह 8 बजे खाया और दूसरा संतरा दिन में 2 बजे खाया तो उपयोगिता जरूरी नहीं है घटेगी, हो सकता है वह बढ़ जाए। इसलिए पहले संतरे के तुरंत बाद दूसरे संतरे का उपभोग करना जरूरी है। अगला है पांचवा, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति, उसकी आय, उसकी आदत, उसकी रुचि एवं पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि उपभोग की अवधि में न तो उपभोक्ता की मानसिक स्थिति बदलेगी, उसकी आय नहीं बदलेगी और आदत, रुचि, पसंद आदि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सभी स्थिर रहेंगी, जैसी हैं वैसी ही। और छठा है वस्तु की कीमत एवं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी मुद्रा की कीमत में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है, उसके फलस्वरूप नहीं कीमतों में कोई उतार चढ़ाव आता है। अब एक जिस वस्तु का हम रोज प्रयोग करते हैं, यानी जो हमारे लिए जीवन, हमारे भोजन में सबसे मुख्य चीज है रोटी। हम उस रोटी का उदाहरण से इस नियम को यहां पर समझेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूख लगी है और रोटियों का प्रयोग करते हैं। कुल 7 रोटियों का यहां पर मैंने क्रम से 7 रोटियों को ले रखा है और सीमांत उपयोगिता उसकी ली हुई है। और इसको सीमांत उपयोगिता को मैं अगर मात्रक जैसा मैं कह रहा था यूटिल में भी माप सकते हैं।
और रोटी की कीमत वह भी इस प्रत्येक रोटी की कीमत होगी, तो वह और यूटिल यानी उपयोगिता मापनी है। अब बात करते हैं पहली रोटी का प्रयोग किया, उपभोग किया, पहली रोटी खाया तो जो उपयोगिता मिली वह मिली 40। दूसरी रोटी का उपभोग किया, यानी पहली रोटी थोड़ा बहुत पेट में कुछ अन्न आ चुका है, बहुत भूखे थे तो कुछ संतुष्टि मिल गई, थोड़ा उपयोगिता मिल चुकी है। अब अगली रोटी का प्रयोग कर रहे हैं तो अगली रोटी के प्रयोग से संतुष्टि का स्तर थोड़ा घटेगा क्योंकि कुछ पेट में पहले जा चुका है, तो वह 30। फिर एक और रोटी खाई, उससे मिलने वाली उपयोगिता 20, और फिर एक और रोटी खाई, उससे मिलने वाली उपयोगिता 10। उसके बाद फिर यदि रोटी खाई तो मिलने वाली उपयोगिता अब 0। अब रोटी खाने की जरूरत इसके बाद नहीं है। उसके बाद भी यदि रोटी खा रहे हैं तो उपयोगिता की जगह अनुपयोगिता मिल रही है, यानी उस अगली इकाई से फायदे की जगह नुकसान हो रहा है खाने से, और -10। और इसी प्रकार से फिर एक रोटी खाई तो स्थिति और खराब होगी, यानी -20। इसको हम अगर समझें कि सीमांत उपयोगिता किस प्रकार से, अगर मैं टोटल यूटिलिटी TU इसमें देखूं तो पहली रोटी के बाद 40 और दूसरी रोटी के बाद कुल 70, और सीमांत उपयोगिता निकालते समय हमने पिछली वीडियो में देखा था कि MU = TUN - TUN-1, अर्थात इस दूसरी इकाई के बाद कुल से पहली इकाई का कुल 70 में से 40 कम कर दिया 30। इसी प्रकार से फिर 70 में 20, कुल उपयोगिता 90, और फिर 10 100, और जब 0 में भी यहां पर कुल उपयोगिता 100 है। अर्थात इसके बाद भी यदि हम फिर उपभोग कर रहे हैं तो ये 90 हो जाएगी, 10 घट के, और फिर 10 घट के 70। ये तो होगी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। अब इसको हम रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किस प्रकार से काम करता है और यह रेखा चित्र द्वारा कैसे निरूपित होगा। एक्स एक्स है और वाई एक्स। एक्स एक्स पर हमने रोटी की इकाइयां ले रखी हैं, यानी उपभोग वस्तु, इसको हम कह सकते हैं उपभोग वस्तु की इकाइयां। उपभोग वस्तु की इकाइयां, जो उपभोग वस्तु की इकाइयां हमने ली हुई हैं वो एक्स एक्स पर। अब वाई एक्स पर इस वस्तु की इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता, जिसे हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। चूंकि हर वस्तु से मिलने वाली, यानी हर इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम अलग अलग माप रहे हैं, इसलिए यह सीमांत उपयोगिता है, क्योंकि जहां पर हम वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, जिस इकाई कर रहे हैं, वही अंतिम इकाई उस समय है। तो हम देख रहे हैं कि इधर हमने कुल 7 इकाइयों को लिया है एक्स एक्स पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 इकाइयां हैं क्रम से, पहली दूसरी तीसरी। और वाई एक्स पर हमने रोटियों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शा रखा है। याद रहे कि यहां हमने सीमांत उपयोगिता को ही दर्शाया है, क्योंकि हम नियम की बात कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की, यानी घटती सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता नियम की। तो पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है 40, यहां देख रहे हैं इसके सापेक्ष। दूसरी इकाई के सापेक्ष सीमांत उपयोगिता 30, तीसरी इकाई के सापेक्ष सीमांत उपयोगिता 20, और चौथी इकाई के सापेक्ष, चौथी इकाई और यहां सीमांत उपयोगिता 10। फिर एक इकाई का प्रयोग करने से सीमांत उपयोगिता 0, पांचवी इकाई है, सीमांत उपयोगिता 0। फिर एक और इकाई का प्रयोग किया, छठी इकाई, लेकिन सीमांत उपयोगिता उस इकाई से ऋणात्मक में मिली तो ऋण 10, और फिर एक और इकाई का प्रयोग किया तो उपयोगिता और घटी ऋण 20। शुरू में जो जो हम रोटी का उपभोग करते हैं तो उस समय हमारी कुल उपयोगिता तो बढ़ती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता प्रत्येक अगली इकाई का प्रयोग करने में घटती है। पहली इकाई से, यानी पहली रोटी को खाने से जो उपयोगिता मिली वो 40 मिली, और अगली इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता मिली 30, यानी सीमांत उपयोगिता घटी। अब यहां याद रखने की बात यह है कि ये प्रत्येक एक एक इकाई की उपयोगिता को हम यहां पर दर्शा रहे हैं, यानी एक एक इकाई की उपयोगिता यहां पर प्रदर्शित हो रही है।
तो पहली इकाई से 40, दूसरी से 30, तीसरी से 20, फिर उसके अगली से 10 और फिर 0, फिर ऋण 10 ऋण 20। यानी जो जो लगातार हम उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो रहा है। तो एक जहां पर 0 सीमांत उपयोगिता हमने यहां पर कही, तो इस स्तर पर कुल उपयोगिता होती है अधिकतम, यानी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल चुकी है, वो पूर्ण संतुष्ट यहां पर हो चुका है। इसके बाद भी अगर वस्तु का उपभोग जारी रखा जाए तो उसको मिलने वाली उपयोगिता की स्थान पर अनुपयोगिता मिलेगी, यानी सीमांत उपयोगिता और कम हो जाएगी और कुल उपयोगिता में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो यह तो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सारणी और रेखा चित्र की सहायता से एक साधारण सा विश्लेषण। अब हम कोई भी नियम जब पढ़ते हैं या कोई भी नियम जब बनता है वह इसलिए बनता है ताकि आने वाले समय में उससे संबंधित बहुत और सारे चीजों का समाधान हो और बहुत सारे उससे सुविधाएं आगे बने, आगे चीजों से मिले। तो इसी प्रकार से इस जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, जो उपभोक्ता के व्यवहार का सार्वभौमिक नियम है, जो हर रोज लागू होता है, तो इस नियम के बहुत अधिक महत्व हैं, बहुत ज्यादा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और खास तौर पर आर्थिक जगत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस नियम के क्या क्या महत्व हैं, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, यह नियम, अब इसका महत्व क्या क्या है। नंबर 1, उपभोक्ता की बचत का आधार है। अब उपभोक्ता की बचत माना प्रत्येक रोटी जो है उसकी कीमत समान है, तो शुरू में उसको मिलने वाली उपयोगिता ज्यादा और बाद में मिलने वाली उपयोगिता कम है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति चाहेगा कि अगली रोटी उसको कम में मिले, इसलिए उसको बाद की रोटियों में जरूर ज्यादा रोटियां या ज्यादा वस्तु को लेने में उसको फायदा होगा और उसकी बचत का आधार बनेगा। मांग के नियम का आधार है, यह नियम हम बाद में पढ़ेंगे। मांग का नियम एक संक्षिप्त में आपको बताता हूं कि साधारण आप कह सकते हैं कि और सब बातें अगर स्थिर रहें, अपनी जगह जैसे था वैसे ही रहें, जैसे हमने इसमें मान्यताएं बताई, तो यदि कीमत बढ़ेगी, कोई चीज महंगी होगी तो उसकी मांग कम होगी, यानी लोग उसको कम खरीदेंगे, और अगर कीमत घट गई, कीमतें गिर गई, तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। जैसे आजकल सोने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो लोग आभूषण कम बना रहे हैं और कम खरीद रहे हैं। और अगर अभी सोना आज जैसे 58,000 पे है, अगर ये आके 45,000 40,000 पर आ जाए, 35,000 पर आए, तो बहुत सारे लोग वर्तमान ही नहीं भविष्य के लिए भी सोने के आभूषण बनाना चाहेंगे या बनाएंगे और सोने की मांग करेंगे। तो ये मांग का नियम, यानी कीमत घटने पर चीजों कुछ लोग ज्यादा खरीदते हैं और कीमत के बढ़ने पर लोग कम खरीदते हैं। इस नियम का आधार यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। अगला है समसीमांत उपयोगिता आधार का नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम इसके अगला, यानी गोसेन का द्वितीय नियम। चूंकि गोसेन ने इस नियम को गोसेन ने इस नियम को सबसे पहले उन्होंने इस नियम के बारे में बताया था, उन्होंने इस नियम को खोजा, ये कह सकते हैं। तो अगला नियम भी, समसीमांत उपयोगिता नियम भी गोसेन द्वारा ही दिया गया, तो उनके द्वारा दूसरा नियम दिया गया, इसलिए उस समसीमांत उपयोगिता नियम है वो गोसेन का द्वितीय नियम है और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पहला नियम है। तो हम जब उसके द्वितीय नियम जो है वो प्रथम नियम पर ही आधारित है। अगला है प्रगतिशील कर प्रणाली का आधार है। प्रगतिशील कर प्रणाली यानी जिन लोगों की आय कम होती है उन पर टैक्स कम लगाया जाए और ज्यों ज्यों आय बढ़ेगी त्यों त्यों टैक्स की दरें भी बढ़ाई जाती हैं। यानी कम आय वर्ग पर कम टैक्स लगाया जाता है और अधिक आय वर्ग पर अधिक टैक्स लगाया जाता है। यह जो प्रगतिशील कर प्रणाली है वह इसी नियम पर आधारित है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ज्यादा, यानी मुद्रा अगर किसी के पास ज्यादा है मात्रा में है तो वो उसके लिए कम उपयोगी है, यानी उसके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता कम है, और जिसके पास मुद्रा कम है उसके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ज्यादा है।
मैं इसको आप ऐसे भी समझा सकता हूँ। माना कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ 1000 रुपये हैं तो उसके लिए 1000 रुपये की बहुत वैल्यू है, और किसी व्यक्ति के पास लाख रुपए हैं तो उसके लिए 1000 रुपये की उतनी वैल्यू नहीं है जिसके पास केवल 8000 रुपये थे। और किसी के पास अगर 10 लाख रुपए हैं उसके लिए उसे 1000 रुपये की सीमांत उपयोगिता और कम हो जाएगी, और किसी के पास यदि 1 करोड़ रुपए हैं तो उसके पास लिए और कम हो जाएगी उस 1000 रुपये की कीमत, और अरबपति के लिए और कम। तो इसलिए चूंकि उसके लिए उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता उतनी कम है, उससे उसको लेना थोड़ा आसान है क्योंकि वो देने के लिए उतना राजी होगा। और जो कम जिसकी आय है, जिसके पास कुछ 1000 रुपये ही हैं, अगर उससे अगर 1000 रुपये ले जाएं तो ज्यादा कष्ट, ज्यादा त्याग होगा और उसके जीवन स्तर में उतनी ही कमी आ जाएगी, और उसके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता चूंकि बहुत ज्यादा है इसलिए उससे वो टैक्स यानी पैसा न लिया जाए या कम लिया जाए। तो इसका आधार है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। यह नियम विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। चूंकि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों, एक वस्तु की तो प्रयोग से लगातार उपयोगिता कम होती है, तो बहुत सारी वस्तुएं होंगी तो उन बहुत सारी वस्तुओं में सीमांत उपयोगिता शुरू में ज्यादा होगी, और बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगी तो सीमांत उपयोगिता एकदम गिरेगी नहीं। तो इसलिए बहुत सारी वस्तुओं को उत्पादन के लिए यह नियम प्रोत्साहन देता है। अगला है वस्तु की कीमत निर्धारण में सहायक। किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में हमारे लिए जितनी वस्तु उपयोगी होगी वह उसकी कीमत हमारे लिए उतनी ही ज्यादा होगी, और इस बात को उपभोक्ता समझता है और उत्पादक भी समझता है, विक्रेता भी समझता है कि जो वस्तु जिसके लिए जितना ज्यादा उपयोगी है उसकी कीमत उसके लिए ज्यादा होगी। तो यह नियम इस कीमत निर्धारण में भी सहायक होता है। समाजवाद को उचित ठहराता है। और समाजवाद चूंकि एक ऐसी प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार, सभी को समान रूप से उनके योगदान के हिसाब से वितरण करने की बात करता है, तो वहां पर चूंकि लोगों में जो आय की असमानता है वो कम होती है, ये इस नियम को एक आधार प्रदान करता है। उपयोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य में अंतर स्पष्ट करता है। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, यह सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की बाजार कीमत या विनिमय मूल्य को बताती है, और कुल उपयोगिता उसके उपयोग मूल्य को बताती है। तो इसका आधार यही नियम है। अब इसको मैं आपको एक अक्सर कहा जाता है कि हीरा पानी का विरोधाभास। डायमंड, हीरा बहुत जीवन में अनिवार्य चीज नहीं है, उसके बावजूद उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। पानी जो जीवन का बिल्कुल अनिवार्य वस्तु है, पानी, जल, लेकिन उसकी कीमत बहुत कम होती है। यह उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य पर ही आधारित है, अर्थात यह विरोधाभास कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता पर ही आधारित है। चूंकि पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम होती है, इसलिए उसका विनिमय मूल्य बहुत कम होता है, यानी बाजार में कीमत कम होती है, जबकि उपयोग मूल्य बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। और हीरा जीवन के लिए कम उपयोगी है क्योंकि मात्रा में कम है और साथ साथ में उसकी कुल उपयोगिता कम है। लेकिन चूंकि उसकी मात्रा कम है और उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका विनिमय मूल्य बाजार में मूल्य बहुत ज्यादा होता है। अब नियम की हमने बात की कि हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं, यानी कहां तक ये नियम लागू होगा और कहां पर ये नियम लागू नहीं होगा, यानी अपवाद भी होंगे। तो इसकी कुछ बात कर लेते हैं। यह नियम लागू नहीं होता जब, कब नियम लागू नहीं होगा, उपभोग की गई वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी हों, बहुत छोटी हों। आप पानी की प्यास लगी है और एक एक बूंद करके उसको पानी दिया जा रहा है, तो ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि पानी अगर एक एक बूंद करके दिया जाएगा तो वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति होगी, तो उपयोगिता का जो आवास है वो हो ही नहीं पाएगा और यह नियम लागू नहीं होगा। उसी प्रकार से किसी उपभोग नियम लागू तब नहीं होगा जब किसी उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सामान्य न हो, यानी अगर वो मानसिक रूप से सामान्य स्थिति नहीं होगा, इच्छा दुर्लभ वस्तुओं, मुद्रा आदि के संचय की हो, यानी तब भी लागू नहीं होगा जब दुर्लभ वस्तुओं की संग्रहण की इच्छा हो। जैसे बहुत सारे लोगों को पेंटिंग इकट्ठा करने का शौक होता है, बहुत सारे लोगों को पुराने डाक टिकटों का शौक होता है, बहुत सारे लोगों को पुराने सिक्कों को इकट्ठा करने का शौक होता है। तो ये सारे शौक क्या होते हैं, जैसी एक अगली चीज उनको मिलती है
तो वो उनके लिए और ज्यादा उनको संतुष्टि मिलती है। तो अगर इस टाइप का शौक है तो उसमें भी ये नियम जल्दी से लागू नहीं हो। इसी प्रकार से उपभोग प्रारंभ ही हुआ हो, यदि उपभोग शुरुआत हुआ हो तो उसमें भी ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा जो है किसी को भूख लगी है और रोटियां आकार में साधारण छोटी छोटी हैं, तो पहली रोटी का उपभोग करने से उसको जितनी संतुष्टि मिल रही है, हो सकता है दूसरी रोटी के उपभोग से थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, लेकिन फिर तीसरी चौथी आते आते फिर वो घटनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से अंगूर आप पहला खा रहे हैं, हो सकता है संतुष्टि 2-4 अंगूरों तक पहले से थोड़ा दूसरे में बढ़े, तीसरे में बढ़े, लेकिन एक स्तर के बाद वो भी कम होगी। तो उपभोग की शुरुआत में ऐसा हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपका जो मादक चीजें हैं, जैसे आपका शराब के सेवन से या फिर आपका जो ड्रग्स इत्यादि के सेवन से उनको लेने वाले इनको ये लगता है कि जैसे शराब को पहला एक पैक पी रहे हैं, फिर दूसरे पैक शराब पी रहे हैं, तीसरे पी रहे हैं, तो उनको लगता है कि ज्यादा उनको उपयोगिता मिल रही है, ज्यादा मतलब सीमांत उपयोगिता हर अगले पैक के साथ की बढ़ रही है, या ड्रग्स की हर अगली डोज के साथ बढ़ रही हो। जबकि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर नियम लागू ही नहीं होगा। हमने पहले कहा था कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, और ये जो मादक जो पदार्थ हैं ये उपभोक्ता की मानसिक स्थिति को सामान्य से असामान्य कर देते हैं, तो इसलिए वहां पर नियम लागू नहीं होगा। अब एक और चीज आती है कि हम जैसे हमको कोई चीज कोई फिल्म बहुत पसंद होती है, या कोई एक्टर हमको बहुत पसंद होता है, कोई गाना हमारा बहुत ही पसंदीदा गाना होता है और उसको हम बहुत दिनों बाद सुन रहे होते हैं, हमको उसकी मिल नहीं रहा था, अचानक मिल गया। तो ऐसे वस्तु, ऐसी चाहे फिल्म है चाहे गाना हो, इस प्रकार की जो भी हमारी पसंदीदा चीजें हैं उनको देखने सुनने में भी शुरुआत में हमको हो सकता है कि कुछ बार में हमको संतुष्टि ज्यादा मिले, लेकिन एक स्तर के बाद लगातार उपभोग करने से उसमें भी बाद में कमी आएगी सीमांत उपयोगिता में। तो ये कुछ अपवाद थे। इन अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए और अगर यह मान्यताएं हों, अगर ऐसी स्थितियां हों, तो यह नियम एक सार्वभौमिक नियम है, हमेशा लागू होगा, और उपभोक्ता के व्यवहार का या उपभोक्ता के जो उपभोग का एक प्रमुख नियम है, आधारभूत नियम है उसकी संतुष्टि का। उम्मीद है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अर्थात जब भी हम किसी वस्तु की लगातार कुछ इकाइयों का उपभोग करते हैं तो पहले वस्तु की पहली इकाइयों से जितना हमको संतुष्टि मिलती है, बाद की इकाइयों से वो घटते चली जाती है। यह आप समझ गए होंगे और आप अब अनुभव करेंगे जब भी आप नियमित रूप से या किसी वस्तु अपने उपभोग के दौरान आप इस चीज को महसूस करेंगे। तो यह था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, गोसेन का प्रथम नियम। उम्मीद है आपको यह नियम समझने में मदद मिली होगी और आप लोगों ने नियम अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सब बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाएं जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और अर्थशास्त्र को सीखना चाहते हैं। और एक और वीडियो के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।